आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज की पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए, तभी आपको ये आगे की चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़नी है, आपको सी लैंग्वेज का बेसिक सीखना है, तो आप पहले वो सारी वीडियोस विजिट कर लीजिए, पहले वो सारी वीडियोस अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज का एक टॉपिक है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है सी लैंग्वेज के बारे में आज हम जानेंगे। प्री प्रोसेसर मैंने पहले की वीडियोस में पढ़ा रखा है कि प्री प्रोसेसर जो है वो हम प्रोग्राम में सबसे पहले यूज़ करते हैं। सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सी प्रोसेसर का ही यूज़ करते हैं। अब प्री प्रोसेसर होता क्या है? प्री प्रोसेसर द सी प्री प्रोसेस एग्जीक्यूट बिफोर अ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टेप में जाता है, कंपाइलेशन स्टेप के पहले सबसे पहले प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने के बाद ही कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम। अब प्री प्रोसेसर का मतलब होता है इंक्लूजन ऑफ अदर फाइल्स। बहुत सारे फाइल्स होती हैं, प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट फाइल्स होती हैं सी में। उन फाइल्स को अगर हमको प्रोग्राम में लाना है, रखना है, तो हम प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं वो हैशटैग से स्टार्ट किए जाते हैं। मतलब जब भी हम उसे लिखेंगे तो हम हैशटैग लगाएंगे पहले, फिर हम लिखेंगे। वो हम लिखेंगे कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द प्री प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ द कंपाइलर विच एक्चुअली गेट्स योर प्रोग्राम टू फाइल। जो हमारा प्रोग्राम है, गेट्स योर प्रोग्राम द फाइल, हमारा जो प्रोग्राम है वो फाइल में एक तरीके से चेंज करता है। आप कह सकते हैं कि जो फाइल की चीज़ें होती है, फाइल के कॉन्टेंट्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का एक पार्ट नहीं होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू मेक इट डू समथिंग। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंपाइलर को दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, तुमको अगर ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ करने के लिए या मैं कह रही हूँ करने के लिए, तो आपको ये चीज़ें करनी है। ये इंस्ट्रक्शन देता है कंपाइलर को प्री प्रोसेसर जो होता है। अब प्री प्रोसेसर बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, लेकिन हम लोग बेसिक्स प्रोग्राम में हम दो प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। उसमें से एक है हैशटैग इंक्लूड stdio.h और एक है हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब हम जानेंगे कि ये stdio.h क्या होता है और conio.h क्या होता है। तो इसमें जो इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब कि हम फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और stdio.h का मतलब होता है कि वो एक फ़ाइल होती है हमारे सिस्टम में। या जब हम सी का जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ इनबिल्ट फाइल होती है, वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है stdio.h। अब हमें stdio.h के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें ये stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये इंक्लूड नहीं कराएंगे तो हमारा printf scanf या जो भी उस फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मैं नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सिंपल, वो मैंने आपको बताया कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आप कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेम चीज़ है, होती है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सी प्रोग्राम। सिंपल, ये सी प्रोग्राम का कोई पार्ट नहीं होता। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू मेक इट डू समथिंग। ओके, it is a statement which tells the computer to insert the contents of file, in this case the system file stdio.h। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट होती है जो कंपाइलर को ये कहती है कि हाँ भैया, इस फाइल के कंटेंट्स को आप इस प्रोग्राम में इंसर्ट कर दो, इस प्रोग्राम में इंसर्ट कर दो। अब इस जगह पे फाइल का क्या नाम है? इस जगह पे फाइल का नाम stdio.h है। यहाँ पे stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। std का मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो ये फाइल का नाम होता है हमारे। अब इस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें से जो बेसिक्स फंक्शन है वो दो हैं, एक printf और एक scanf। अब printf फंक्शन क्या होता है? ये भी सेम चीज़, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है। scanf क्या होता है? ये भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में अगर है ये फंक्शन, तो ये फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन ही होगा। अब
प्रिंटफ का यूज़ और स्कैनफ का यूज़ क्या होता है, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बता दे रही हूँ, लेकिन अभी हम प्रिंटफ स्कैनफ को आगे और ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो प्रिंटफ जो होता है वो कोई चीज़ प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। लाइक हमें कुछ भी प्रिंट कराना है, मुझे मेरा नाम प्रिंट कराना है, मुस्कान प्रिंट कराना है, तो मैं वहाँ पे प्रिंटफ लगाऊंगी और उसके बाद पैरेंथेसिस, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी होता है। पैरेंथेसिस का मतलब यहाँ पे होता है कि नॉर्मल ब्रैकेट जो होते हैं वो ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं मैथ्स में, तो स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में मैंने अपना लिख दिया नाम मुस्कान सिंह, एंड लास्ट में सेमी कोलन लगाना होता है। मैं आपको सिंटेक्स धीरे धीरे बताऊंगी किसी का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, लेकिन आप बस इतना जानिए कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। तो अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हमें stdio.h फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें प्री प्रोसेसर अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में इंक्लूड कराना पड़ेगा। अगर हम ये प्री प्रोसेसर इंक्लूड नहीं कराते हैं तो हमारा प्रिंटफ फंक्शन वर्क नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट है स्कैनफ। स्कैनफ क्या होता है? स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जब भी हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट देते हैं, लाइक उसमें प्रोग्राम में लिखा है एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो, तो हमने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया सपोज। अगर हम 5 एंटर करेंगे तो वहाँ पे 5 एंटर वो एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगा जब तक हम स्कैनफ फंक्शन लाइक हमने लिख दिया और हमने ऐसी चीज़ें कर दी, लेकिन हमने फाइल इंक्लूड नहीं कराया, तो वो हमारा जो भी एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, या फिर वो वर्क नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीज़ें होती हैं स्कैनफ फंक्शन में। मतलब वो स्कैनफ फंक्शन जो होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट, दीज फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड द लैंग्वेज लाइब्रेरी। ये जो फंक्शन है हमारे ये लैंग्वेज लाइब्रेरी में डिफाइंड है। लैंग्वेज लाइब्रेरी का मतलब यही फाइल में डिफाइन है। टू यूज़ दिस फंक्शन वी हैव टू इंक्लूड करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल। अगर हमको ये फंक्शन यूज़ करना है तो हमें हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, हमको हेडर फाइल इंक्लूड कराना पड़ेगा। वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि stdio.h इंक्लूड कराना पड़ेगा आपको। अगर हम ये इंक्लूड नहीं कराते हैं तो फिर हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो भी हमारा सी प्रोग्राम है, वो अच्छे से रन नहीं करेगा। अच्छे से क्या, बिल्कुल भी रन नहीं करेगा अगर हम ये सारे फंक्शन डिफाइन करते हैं और हम फाइल इंक्लूड नहीं कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूड #include conio.h। conio.h का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। वहाँ पे stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, एंड यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, सेम चीज़ की ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सी प्रोग्राम। सेम चीज़, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो इसके पॉइंट्स जो होंगे सेम ही होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बस डिफरेंट होंगे, जो इसमें जो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं conio.h फाइल में, वो फंक्शन थोड़े डिफरेंट होंगे इससे। तो सिंपली ये भी एक इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता और कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया ये काम कर दो तुम। और इट इज़ अ स्टेटमेंट विच टेल्स द कंपाइलर टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ फाइल। इन दिस केस द फाइल इज conio.h। अब इन दिस केस फाइल का नाम क्या होगा? फाइल का नाम होगा conio.h, और इंक्लूड का मतलब हम इंक्लूड कर रहे हैं conio.h नाम की फाइल को। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि कंसोल इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म होता है, या आप कह सकते हैं हम इसका शॉर्ट फॉर्म conio.h होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा गेट ch एंड clr scr। गेट ch एंड clr scr को हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। ये भी एक कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है दोनों। गेट ch का यूज़ हम करते हैं कि गेट ch इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड क्लियर स्क्रीन इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। जब भी हम वहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्कैनफ यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। हम इनपुट यहाँ पे हम कीबोर्ड से कोई भी इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं, और लेकिन गेट ch का यूज़ हम कैरेक्टर रीड करने के लिए करते हैं। लाइक कोई चीज़ सपोज कह सकते हैं कि प्रिंट कराने के लिए। एक तरीके से आप जब आगे इसका यूज़ करके बताऊंगी मैं आपको प्रोग्राम्स में, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आपको उस टाइम पे आउटपुट दिख रहा होगा। जब आपको आउटपुट दिखता है किसी चीज़ का, भैया हमने ये काम किया और ये चीज़ें हो गई, लाइक हमने सपोज़ हमने कोई भी चीज़ें बनाई और वो चीज़ें हमको दिख रही हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो ये अभी एक थ्योरी का पार्ट है, और लेकिन आपको प्रैक्टिकल से पहले आपको थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी समझेंगे तब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा
अच्छे से समझ आएगा। तो गेट सी एच का यूज़ क्या होता है? गेट सी एच का यूज़ यही होता है कि गेट सी एच इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड क्लियर स्क्रीन, सी एल आर एस सी आर का यूज़ जो किया जाता है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगर हम अपने प्रोग्राम में वर्ड मेन के पहले या वर्ड मेन के बाद हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन या वर्ड मेन के पहले क्लियर स्क्रीन लगा दिया, जहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी है और कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो हम जब भी क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे तो वो हमारे आउटपुट स्क्रीन को जितनी बार हम रन कराएंगे, लाइक हमने कोई भी प्लस करने का, एडिशन करने का एक प्रोग्राम बनाया एंड हमने रन कराया, तो हमने इनपुट दिया 2 नंबर 5 एंड 6 हमने इनपुट दिया। अब इनपुट करके अब वो हमको प्लस करके 5 + 6 = 11 शो कर रहा है आउटपुट पे। बट नेक्स्ट टाइम हम फिर से हमें कोई इनपुट देना, तो हम फिर से प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब फिर से रन कराएंगे तो हमको अगर हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं तो वो जो पहले हमने इनपुट दे रखा है 5 + 6 = 11, वो सारा आउटपुट हमें शो करेगा। बट हम नेक्स्ट जब हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करेंगे तो हमें वो पहले का जो भी हमने कैलकुलेशन कर रखी है वो हमें शो नहीं करेगा और हमें एक नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। और these function are already defined inside the language library. Language library में ये function already defined है. To use these function we have to include corresponding header file. अब जब हमें get ch और clear screen का यूज़ करना है तो हमें conio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कराना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से हमने देखा कि प्री प्रोसेसर क्या है और प्री प्रोसेसर के बेसिक 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखें, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें हम प्रोग्राम में आपको करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।